हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अपने पिछले वीडियो में भी हमने पार्ट 1 में आपको डिफरेंट एल्गोरिथम के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया था। आज भी हम कुछ एल्गोरिथम को और कहें तो कुछ स्नाइपेट्स को, कुछ कोड के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कोड हमारे पास दिया हुआ है वो है एक फॉर लूप का। हमें इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। तो देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए मैंने आपको एक फंडामेंटल रूल बताया था। क्या था वो? कि हर एक जो स्टेटमेंट होगा, हर एक जो सिंपल स्टेटमेंट होगा वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। और अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट के फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन को काउंट करेंगे और वो उस स्टेटमेंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने फॉर लूप के काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे। हम यहाँ फिर से एक बार बेसिक से आपको स्टार्ट करेंगे, और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर देख लें। तो चलिए इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो एक फॉर लूप है, लेकिन यहाँ पे सिंपल 3 स्टेटमेंट है ना। एक स्टेटमेंट है ये, दूसरा है कंडीशन और तीसरा है इंक्रीमेंट। तो ये लेगा आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम, i = 0, क्योंकि ये ओनली 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। नाउ i प्लस प्लस, ये कितने टाइम i का वैल्यू इंक्रीज होगा? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं। लेट सपोज कि मान लिया जाए इन का वैल्यू है 5। मान लेते हैं इन का वैल्यू है 5, तो i का वैल्यू सबसे पहले था 0, फिर होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5। तो कितने टाइम i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, टोटल 5 टाइम्स, यानी कि n बार ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। नाउ ये कंडीशन कितने बार चेक हो रहा है ये आप काउंट कीजिए, तो i > n। सो सबसे पहले i था 0, यहां पे भी कंडीशन चेक हुआ, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, यानी टोटल 6 टाइम कंडीशन चेक हो रहा है, दैट इज n + 1 टाइम। ओके, नाउ अगर हम इस स्टेटमेंट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका n + 1 + n + 1, यानी कि ये हो जाएगा 2n + 2। लेकिन हमने आपको बोला था कि हम ओनली इसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ n + 1 को लेंगे। अब क्यों लेंगे, ऐसा काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था। देखिए, जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं, अभी आप देखिएगा जब हम शायद नेक्स्ट वीडियो में log n निकालेंगे, रूट n निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रूट n, तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास फंक्शन आएगा, हम क्या करेंगे, उसके सबसे लार्जर टर्म को ही लेंगे, क्योंकि हमें एक ओवरऑल टाइम निकालना है। हालांकि आप डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। तो आप यहाँ पे चाहे 2n + 2 भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं 2n + 2 ही लेता हूं। ठीक है, और इस स्टेटमेंट, चूंकि ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? सारे लोग बोलेंगे 1, नहीं, ये स्टेटमेंट 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, लेकिन ये कितने बार ही रिपीट हो रहा है? ये n बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका n। अगर आप इसे सम करें तो 2n + n, दैट इज 3n + 2। तो आपका टाइम फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे? 3n + 2। और जब 3n + 2 आया तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बताइए तो आप लोग? इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 1। तो ये हो जाएगा क्या? ऑर्डर ऑफ n। अब ऑर्डर ऑफ n कैसे हुआ? ये काफी लोगों को कंफ्यूजन है। तो देखिए, जो भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है ना, हम उस डिग्री को नहीं लिखते हैं। वी डोंट राइट ऑर्डर ऑफ 1, वी राइट ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, हम लोग डिग्री को नहीं लिखेंगे, हम लोग टर्म को लिखेंगे। टर्म क्या है यहाँ पे? n है, सो ऑर्डर ऑफ n। ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मान लिया जाए यहाँ पे हम 2n + 2 नहीं लेते, अगर हम n + 1 रखते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे मैं लिखता n + 1, तो ये क्या आ जाता है? n + 1 + n, ये आपका आ जाता है 2n + 1, और फिर भी ये क्या आता? ऑर्डर ऑफ n। सो व्हाट एवर द फंक्शन इज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फंक्शन। ओके, हमें क्या चाहिए? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए। सो इट्स ऑर्डर ऑफ n, अगर हम 2n + 2 भी ले या हम n + 1 ले। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इजी अप्रोच के लिए, इजी बनाने के लिए इस प्रकार से n + 1 लेते हैं। तो आगे जितने भी फॉर लूप आएंगे मैं डायरेक्टली वहां पे n + 1 लिखूं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि हम डायरेक्टली सारे में n + 1 नहीं लिख सकते। अगर इस प्रकार का कंडीशन है तभी हम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रह गया, तो हम चलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मैंने आपको एक फंडामेंटल रूल क्या बताया था
कि हर एक जो सिंपल वेरिएबल होगा हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे, ऐसा हमें मानना है कि वो 1 वर्ड ऑफ मेमोरी लेगा। अब 1 वर्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी बाइट इट विल टेक इन द मेमोरी। वो अगर इंटीजर है और अगर 16 बिट कंपाइलर पे है, सी लैंग्वेज है, तो 2 बिट्स ले सकता है, 32 बिट पे तो 4 बाइट्स ले सकता है ना। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट। ओके, सो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि 1 वर्ड ले रहा है। अब यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल है? एक है आपका आई, दूसरा है आपका एन, इसके अलावा तो कुछ है ना। सो आई और एन ये दोनों लेंगे 1 वर्ड। सो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ड। ये हो गया आपका स्पेस का फंक्शन। अब चूंकि ये कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। मैंने बताया था कि जब कांस्टेंट आता है हमारा फंक्शन तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ 1, और ये 1 रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट स्पीड को। यानी कि इस एल्गोरिथम का अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलूं तो इसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? कांस्टेंट है। ये इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यही हमारा जो टाइम है ये इन पे डिपेंडेंट है। और कैसा डिपेंडेंट है ये? ऑर्डर ऑफ एन का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ एन का मतलब हुआ कि ये लीनियरली डिपेंडेंट। मैंने आपको बताया था ना रेट ऑफ ग्रोथ में कांस्टेंट, लॉगरिथमिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल, याद है ना? हाँ, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम की ओर मूव करते हैं, या इसे एल्गोरिथम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पूरा एल्गोरिथम नहीं है, ये जस्ट क्या है? एक कोड हम इसे बोल सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ पे भी पिछले वाले के जैसा ही आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है। चेंजेस क्या है? यहाँ पे आई का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है एन से और ये जा रहा है ग्रेटर देन 0 तक, यानी कि 1 तक। अगर हम पिछले वाले एल्गोरिथम को देखें तो पीछे वाला एल्गोरिथम जा रहा था आई इक्वल्स 0 से लेस देन n तक। ओके, और ये जा रहा है आपका आई इक्वल्स n से ग्रेटर देन 0 तक। तो यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप 1 से n तक जाएं या आप n से 1 तक जाएं, आपको चलना तो उतना ही स्टेप्स है ना। अगर आप पटना से दिल्ली जाएं या दिल्ली से पटना जाएं, आपको चलना तो उतना ही दूर है, चलना है ना। तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सेम होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आई इक्वल्स एन से चलेगा और कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो टोटल ये कितने टाइम्स चल रहा है? n टाइम्स चल रहा है। तो इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये हमने डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ n कैसे लिख दिया? तो देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमें ये नहीं देखना है कि ये जो फोर लूप है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इधर आप देख सकते हैं, हमें बेसिकली क्या देखना है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और जितने बार एग्जीक्यूट होगा वो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, तो हम इस 4 वाले को अवॉइड कर सकते हैं। लाइक इस ये यहाँ पे अगर आप देखें एग्जांपल, तो ये स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और ऑर्डर ऑफ n आया है हमारा। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टूडेंट निकालना कोई खास है नहीं, आपको पता है कि जो भी एक सिंपल सा वेरिएबल है वो 1 वर्ड ऑफ साइज लेगा। ठीक है, अगर हाँ यही कोई एरे रहता है जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो वहां पे फिर वो n क्रॉस n का साइज लेता है, वहां पे फिर वो ऑर्डर ऑफ n हो जाता है या ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कोड की ओर। तो ये है हमारा नेक्स्ट कोड स्निपेट्स। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये क्या कर रहा है? i का वैल्यू है सबसे पहले 1, उसके बाद चेक कर रहा है i इज लेस देन n, यानी 1 से लेकर के n तक तो चल रहा है ये भी, मगर हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख देंगे कि ये n+1 होगा। नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट पे ध्यान दीजिए। पहले इंक्रीमेंट क्या हो रहा था? i++ हो रहा था और दूसरे वाले में i-- हो रहा था, तो वो एक एक स्टेप आगे चल रहे थे। मगर ये क्या कर रहा है? ये आपका 2-2 स्टेप आगे चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं मानूं कि i और n, लेट सपोज n का वैल्यू है 10, तो i का वैल्यू सबसे पहले था 1। ठीक है, 1 के बाद हो गया 3, देन 5, देन 7, देन 9। तो टोटल कितने टाइम्स ये चल रहा है ये बताइए तो? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10/2, n/2 है ना। सो ये आपका टोटल कितने टाइम्स चल रहा है? ये आपका टोटल चल रहा है स्टेटमेंट n/2 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर आप फंक्शन निकाले तो फंक्शन
टाइम फंक्शन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। 1 मिनट, अगर आप टाइम फंक्शन निकाले तो ये हो जाएगा n/2 और इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n। आगे ये बात समझिए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने इस फोर लूप को कैलकुलेट क्यों नहीं किया, नेसेसरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं। ये आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। i लेस देन n, कंडीशन कितने बार ही चेक होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो कंडीशन आपका चेक होगा, सबसे पहले तो i आपका 1 था तो 1 पे चेक होगा, देन 3 पे चेक होगा, देन 5 पे, देन 7 पे, देन 9 पे एंड 11 पे भी कंडीशन चेक होगा, है ना। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 दैट इज n/2 प्लस 1। तो ये आपका चलेगा n/2 प्लस 1 और i इक्वल्स i प्लस 2 कितने बारी ये जो है बढ़ेगा, तो सबसे पहले था 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, यानी कि ये टोटल n/2। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो जो भी यहाँ पे आए, आपका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर ऑफ n आएगा। तो वट एवर द फंक्शन इज, फंक्शन जो भी हो, हमें फंक्शन से मतलब नहीं है, हमें ऑर्डर चाहिए कि इस जो एल्गोरिथम है, ये जो कोड है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा ये डिपेंडेंट होगा क्या इनपुट पे, और अगर डिपेंडेंट होगा तो कैसे डिपेंडेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का कोई खास मतलब है नहीं। और अगर आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम 4 को कैलकुलेट क्यों नहीं करें, अगर आप यहाँ पे i+2 की जगह i+20 या i+2000 भी करते तो ऑर्डर ऑफ n ही आएगा। चलिए हम लोग दूसरा कोड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है i इक्वल्स i+20, ये सेम कोड है प्रीवियस वाला है। फिर भी अगर यहाँ पे i इक्वल्स i+20 भी लिखा हुआ है तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये कितने टाइम से एग्जीक्यूट करेगा, ये n/20 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। कैसे n/20 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, लेट्स सपोज कि n का जो वैल्यू है वो है 50, i का वैल्यू सबसे पहले हो जाएगा 1, देन इसमें 20 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 21, देन इसमें 20 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 41, देन इसमें 20 ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा, उसके बाद 51, और यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बिकॉज i इज नॉट लेस देन n। n क्या है हमारा 50। तो ये जो हमारा लूप है ये टोटल कितने टाइम्स चल रहा है, ये चल रहा है 1 2 3 टाइम्स। और अगर आप करें 50/20 तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, ओके, तो यहां पे आपका ये 51 ना होकर के ये हो जाएगा आपका 61। फिर भी ये आपका 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप 50/20 करें तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, तो इसे हम लोग 3 अप्रॉक्स मान के चलेंगे, यानी ये n/20 टाइम्स आपका क्या हो रहा है, ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी भी अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले तो ये आएगा ऑर्डर ऑफ n। अगर आप इसे i+2000 भी कर दे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे किन्हीं को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमने कैसे मान लिया अप्रॉक्स 3। तो हम देखिए जब भी लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, हम सील वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूं टाइम फंक्शन, तो ये क्या है n/20, तो इसे मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, सील ऑफ n/20। वाई, बिकॉज अगर मान लिया जाए कि मैं लिख रहा हूं n/50, लेकिन कभी कभी ऐसा, अच्छा n/50 नहीं n/20, तो कभी कभी n का वैल्यू ऐसा हो सकता है जो कि 20 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, तो उस समय हमें सील वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो हमें यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए यही n का वैल्यू रहता 100, तो i 1 से स्टार्ट होता और ये 5 टाइम्स चलता है, 1 21 41 61 81 एंड देन 101। तो आराम से ये 1 2 3 4 5 टाइम्स चलता, और अगर आप 100 को डिवाइड कर दे 20 से तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 5 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सील वैल्यू लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग खुद से देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो ऑर्डर ऑफ 1 ही आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा। चलिए एक और हम लोग देखते हैं कोड। यहां पे आप देख सकते हैं नेस्टेड लूप है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। तो i इक्वल्स 0, i लेस देन n, i++। हमें पता है इस स्टेटमेंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, डेट इज n+1। अब n+1 कैसे आया, मैं पिछले वीडियो में ही बता रखा है मैंने, और अभी जस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि ये क्या होगा, n+1 टाइम चलेगा, और जस्ट हम लोग इसे लेंगे। देन है 4j इक्वल्स 0, j लेस देन n, j++।
तो ये भी स्टेटमेंट आपका कितने टाइम चलेगा, n+1। लेकिन वेट, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो स्टेटमेंट है सारा ये इस फोर लूप के अंदर में लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब इस फोर लूप के अंदर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये सब इन टाइम एग्जीक्यूट होगा इस बाहर वाले फोर लूप की वजह से। फिर से मैं बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ये बाहर वाला लूप है, तो ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, n+1, यानी कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n+1। नाउ इस लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो n टाइम चलेंगे, यानी कि n टाइम एग्जीक्यूट होंगे इस बाहर वाले लूप की वजह से। नाउ अब अंदर वाले लूप पे आते हैं। इस अंदर वाले लूप को अगर आप देखें तो j = 0, j<n एंड j++, तो ये कितना टाइम्स चलेगा आपका, n+1 टाइम्स, यानी कि इस अंदर वाले लूप की वजह से ये स्टेटमेंट कितना टाइम्स चलेगा, n+1। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n+1 से, ठीक है। और अब इस फोर लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो कितने टाइम्स चलेंगे, n टाइम्स चलेंगे बिकॉज ऑफ दिस फोर लूप। तो ये वाला स्टेटमेंट कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस फोर लूप। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो अगर आप इसे ऐड कर दें तो क्या होगा, चलिए हम लोग इसे ऐड करते हैं। सो ये हो जाएगा आपका n² और n²। तो ये हो गया आपका 2n² प्लस ये हो गया आपका n प्लस ये हो गया आपका 2n हो जाएगा ना, 2n² प्लस 2n+1। तो ये हो गया आपका क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन। अब यहां पे आप देखिए सबसे हाईएस्ट या आप बोल सकते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ n², बिकॉज हमें क्या लिखना है, हमें टर्म्स को लिखना है। तो इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n²। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं i, j, n, 3 वेरिएबल है तो ये क्या होगा, स्पेस फंक्शन इसका आएगा 3 दैट इज कांस्टेंट, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एल्गोरिथम हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 4i = 0, i<n, i++, सेम। तो ये कितने टाइम्स चलेगा बताइए, n+1। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n+1। नाउ नेक्स्ट क्या है, 4। और देखिए यहां पे ध्यान क्या आपको देना है ना कि जैसे ही आपने यहाँ n+1 लिखा तो इस फोर लूप के कारण ये सारे स्टेटमेंट्स n टाइम्स चलेंगे। तो ये हो गया n। अब आपको नेक्स्ट फोर लूप में जाना है, जब भी नेक्स्टेड फोर लूप रहे तो आपको ये काम परफॉर्म कर देना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो 4j = 0, j<i, j++। यहां पे क्या होगा, तो ध्यान देना है आपको, 4j = 0 एंड j<i है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग वैल्यू ले लेते हैं i का और j का, ताकि कंफ्यूजन ना हो। i 0 है और j ये भी 0 हो गया। नाउ यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रहा है कि j > i, सो 0 इज नॉट लेस देन i। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब वापस i का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो i का वैल्यू हो गया 1। उसके बाद नीचे आया तो j का वैल्यू फिर से हो गया 0। अब चेक होगा कि j इज लेस देन i, 0 इज लेस देन 1। ऑब्वियस सी बात है, तो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ j का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 1, 1 इज लेस देन 1, नो, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वापस से जाएगा ये i++ पे, तो i का वैल्यू हो जाएगा 2। देन 4 वाले पे तो j का वैल्यू अगेन हो गया 0, 0 इज लेस देन 2, यस एग्जीक्यूट हो जाएगा। j++ 1, 1 इज लेस देन 2, एग्जीक्यूट हो जाएगा। j++ 2, 2 इज नॉट लेस देन 2, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। वापस से जाएगा i++, तो i का वैल्यू हो जाएगा 3। नेक्स्ट j का वैल्यू हो गया 0, 0 इज लेस देन 3, एग्जीक्यूट हो जाएगा। j++ 1, 1 इज लेस देन 3, j++ 2, 2 इज ऑल्सो लेस देन 3। नाउ j++ 3, 3 इज नॉट लेस देन 3, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो। तो आप यहां पे देख सकते हैं जब i का वैल्यू है 0 तो ये 0 टाइम्स चल रहा है, जब i का वैल्यू है 1 तो ये एक बार ही चल रहा है, i का वैल्यू है 2 तो ये 1 2 टोटल 2 टाइम्स चल रहा है, i का वैल्यू है 3 तो टोटल 1 2 3 टाइम्स चल रहा है।
यानी कि i का जो भी वैल्यू है उतना टाइम्स हमारा ये चल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पे ये कितने बारी चलेगा, ये i 0 1 2 3 कितने बारी चलेगा हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि i लेस देन n, यानी i 0 से लेकर के लेस देन n तक चलेगा, तो हम मान लेते हैं कि n तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम जब एल्गोरिथम को कैलकुलेट करते हैं ना तो अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हैं, तो n-1 हम नहीं लेंगे, मान लिया जाए ये n टाइम्स चलेगा। तो जब ये n टाइम्स चलेगा तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n बार ही एग्जीक्यूट होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? जब i का वैल्यू 0 था तो ये 0 बार चला ये वाला स्टेटमेंट, जब i का वैल्यू 1 था तो 1 बार चला, i का वैल्यू 2 था तो 2 बार चला, तो जब i का वैल्यू n होगा तो ये स्टेटमेंट n बार चलेगा। तो टोटल ये स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है, ये वाला स्टेटमेंट हमें क्या करना है, हमें इस स्टेटमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। अगर इस स्टेटमेंट का हम निकाल लिए तो वही इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, हमने आपको बता रखा है पहले। ठीक है, तो ये टोटल स्टेटमेंट ये कितनी बार चल रहा है ये आपको ध्यान देना है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट आपका टोटल कितनी बारी चल रहा है, टोटल ये चल रहा है आपका 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n टाइम्स। अगर आप देखें तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा n × n + 1 / 2 टाइम्स। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट आपका कितनी बारी चल रहा है, ये स्टेटमेंट आपका चल रहा है n × n + 1 / 2 टाइम्स। तो हमें इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस स्टेटमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी निकाल चुके हैं, ये है n × n + 1 / 2 टाइम्स। तो अगर हम फंक्शन निकालें टाइम फंक्शन तो ये क्या आ जाएगा n × n + 1 / 2। आगे बात समझ में, और हम इसे लिख सकते हैं क्या n² + 1 / 2, और तब यहां पे हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n²। तो ये जो हमारा कोड है इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n²। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसे हुआ n², मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान देना है। यहाँ पे ऊपर वाला जो था फॉर लूप वो तो सिंपल n टाइम्स चल रहा था, लेकिन नीचे में क्या है कि ये j = 0 से j < i तक चल रहा है, यानी ये i पे डिपेंडेंट है। तो मैंने i का और j का वैल्यू ले लिया। हमने देखा कि जब i 0 है तो ये 0 टाइम्स चल रहा है, यानी ये वाला स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। जैसे ही i का वैल्यू 1 हो गया तो ये वाला जो हमारा कोड है, ये जो हमारा कोड है स्टेटमेंट, ये एक बार चल रहा है। जब i का वैल्यू 2 हुआ तो ये 2 बार चल रहा है, जब i का वैल्यू 3 हुआ तो 3 बार चल रहा है। तो आखिर ये कब तक चलेगा, जब तक कि i लेस देन n, यानी कि n-1 तक चलेगा। हम मान लिए कि n टाइम्स चलेगा, तो जब n होगा तो ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल कितने बारी एग्जीक्यूट होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + ... n, यानी n × n + 1/2 फंक्शन हो गया टाइम फंक्शन n × n + 1/2 n² + 1/2, और ऑर्डर हो गया n²। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट कोड को एनालाइज करते हैं, और ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट कोड है। तो सबसे पहले एक सिंपल वेरिएबल दिया हुआ है p = 0, देन एक फॉर लूप है for i = 1, p < n, यानी जब तक p का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू n है तब तक ये लूप हमारा चलेगा, और p के वैल्यू में क्या होगा, i का वैल्यू ऐड होता जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक है आपका i और i का वैल्यू इनिशियली है 1, और दूसरा है p और p का वैल्यू इनिशियली है 0, जैसा कि आपको कोड में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या कह रहा है कि p लेस देन इक्वल n है या नहीं है, तो 0 लेस देन या इक्वल टू n है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या होगा, p के वैल्यू में i ऐड हो जाएगा, यानी p पहले था 0, अब इसमें ऐड हो जाएगा 1, 0 + 1 हो जाएगा। ठीक है, डेट इज ये क्या हो जाएगा 1। अब ऊपर जाएगा i++, यानी i का वैल्यू ऑफ 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 इज उसके बाद कह रहा है कि p का वैल्यू लेस देन इक्वल n है या नहीं है, 1 का वैल्यू लेस देन इक्वल n है या नहीं है, और n को हम मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर है, और ये हमेशा p का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल n है। ऐसा हम देखिए एज्यूम करके चलना पड़ेगा, नहीं तो हम एल्गोरिथम को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं p का वैल्यू अभी लेस देन इक्वल n है।
तो i का वैल्यू हो गया 2। अब p में क्या होगा, i का वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो p का वैल्यू अब हो जाएगा 1 + 2। देन ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू हो गया 3, और p का वैल्यू में क्या होगा, फिर से i ऐड हो जाएगा, यानी पहले था 1 + 2, अब हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस, i का वैल्यू हो जाएगा 4, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले था 1 + 2 + 3, अब +4 ऐड हो जाएगा। तो आखिर ये कितने टाइम्स चलेगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता है। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि ये आपका टोटल k टाइम्स चल रहा है, डॉट 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 डॉट, टोटल k टाइम्स चला। तो उस समय p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देता हूं, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाएगा, ये आपका 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 k, दैट इज k × k + 1 / 2 होगा या नहीं होगा, यानी कि इतने टाइम्स आपका i चलेगा और तब p का वैल्यू क्या होगा, k × k + 1 / 2, ठीक है। नाउ यहां पे हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है n के टर्म्स में, क्योंकि यहां पे किस पे ये लाई कर रहा है, n पे लाई कर रहा है ना, कंडीशन n के साथ जुड़ा हुआ है, n से चेक हो रहा है। तो अब यहां पे ध्यान देना है आपको कि कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन है हमारा, ध्यान देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है आज के वीडियो का, कह रहा है कि कंडीशन p < n होना चाहिए, तब तक हमारा ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। और हम ऐसा मान लिए हैं कि हमारा लूप जो है इतने टाइम एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, 1 मिनट। हम ऐसा मान लिए हैं कि हमारा जो लूप है 1 मिनट, ठीक है, हमारा जो लूप है वो इतने टाइम एग्जीक्यूट किया और यहां पे आकर के स्टॉप हो गया, ठीक है। तो जब ये स्टॉप हो गया तो कंडीशन क्या हुआ होगा, ध्यान दीजिए, जब ये स्टॉप होने का कंडीशन क्या है कि p हमारा ग्रेटर देन n हो जाए, ये है हमारा टर्मिनेट होने का कंडीशन। हमारा कंडीशन टर्मिनेट यानी हमारा कंडीशन जब ये हो जाएगा, जब p का वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाएगा, तभी ये लूप जाकर के रुकेगा। समझ में आ रहा है ना, जब तक p <= n रहेगा तब तक लूप चलेगा, जैसे ही p का वैल्यू n से बड़ा हो गया तब ये लूप रुक जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि p का वैल्यू n से बड़ा हो गया, तब ये लूप जाकर के रुक गया, और p का वैल्यू n से कब बड़ा हुआ, यहां पे जाकर के बड़ा हुआ, और उस समय p का वैल्यू क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 k, यानी कि k × k + 1 / 2, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि, या हम बोल सकते हैं सिंस p is equals to k × k + 1 / 2, hence k × k + 1 / 2 is greater than n। आगे मेरी बात समझ में, अगर हम इसे इक्वल्स मान लेते हैं या इसे हम ओवरऑल मान लिया जाए, इसे k² मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा k² ग्रेटर देन n। अगर हम इसे कुछ इस प्रकार से मान ले k² = n, तो ये हो जाएगा k = √n, और ये आ गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ √n। आई बात समझ में, कैसे आया मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, देखिए देखने में कितना छोटा कोड लग रहा है लेकिन कितना टाइम लिया हमारा, ठीक है। ध्यान देना है, यहां पे p था इनिशियली 0 और i था इनिशियली 1, एकदम ध्यान से देखना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब तक p हमारा < या n के बराबर है तब तक तुम इस लूप को एग्जीक्यूट कराते रहो। तो ठीक है भैया, हमने मान लिया p का वैल्यू पहले 0, i का वैल्यू पहले 1। अब ये क्या कह रहा है कि p में बार बार i को ऐड करते रहो, तो p में हमने i को ऐड कर दिया, 0 में 1 को ऐड कर दिया तो 1 हो गया। अगेन i का वैल्यू 2 हुआ तो हमने p में 2 को ऐड कर दिया, i का वैल्यू 3 हुआ तो हमने 3 को ऐड कर दिया, i का वैल्यू 4 हुआ तो हमने 4 को ऐड कर दिया। लेकिन आखिर कब तक ऐड करेंगे, जब तक p <= n है, तो p <= n कब तक है मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि k टाइम्स ये चला, तो उस समय p क्या हो जाएगा, आप देखते आ रहे हैं ये कैसे कैसे चलते आ रहा है, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4,
तो k में क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k, यानी k × k + 1 / 2। यहां पे आकर के लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा। तो लूप टर्मिनेट करने का क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि p जैसे ही बड़ा होगा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो p जैसे ही बड़ा हुआ, p का वैल्यू क्या था? k × k + 1 / 2, यानी k × k + 1 / 2 बड़ा हो गया n से, तब ना आपका लूप टर्मिनेट हुआ। तो हम इसे ओवरऑल k² मान लिए। देखिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग बेसिक एकदम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एडवांस में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ओवरऑल हम मान लिया ये k² है, k² ग्रेटर देन n। अगर हम इसे इक्वल्स कर दे तो k² = n और k = √n हो गया। अब कई लोग बोलेंगे सर इक्वल्स क्यों कर दिए? हमें कैलकुलेट करना है ना, हमें ऑर्डर निकालना है, हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ √n। इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ √n। दैट्स ऑल। अगर आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है तो p, i और n ये भी आएगा आपका ऑर्डर ऑफ 1, जो कि कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो से कुछ समझने को मिला होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर, ये होगा पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, काफी सारे एल्गोरिथम्स का, और भी काफी सारे एल्गोरिथम्स है। जैसे मान लिया जाए अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो, दैट इज अगर हम i × 2 कर दे तो, i × 3 कर दे, या i × i कर दे तो, है ना। हमने देखा था रेट ऑफ ग्रोथ लॉगरिथमिक भी होता है, रेट ऑफ ग्रोथ हमारा क्वाड्रेटिक भी, क्यूबिक भी होता है। तो अभी तक क्या हमने देखा है रेट ऑफ ग्रोथ हमारा लॉगरिथमिक है? नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो थोड़ा सा एल्गोरिथम आपका और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया हो, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और ये जो पीडीएफ है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।